मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टिकटार्थी जिनको टिकट नहीं मिल पाया है या जिनको टिकट मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन वो अपनी दावेदारी जरूर पुख्ता तरीके से पेश कर रहे हैं। यही भाव लेकर अपनी लड़ाई टिकट को लेकर जारी रखे हुए हैं कि शायद टिकट मिल जाए और नहीं मिलता है तो आने वाले समय के लिए किसी तरह से कोई राजनीतिक गोटी फिट बैठ जाए। लेकिन इनफाइटिंग जो है उपचुनाव को लेकर मौजूदा समय में, चाहे बीजेपी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर, वो काफी सवाल खड़े कर रही है और दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल भी बना रही है। खैर, आज सवाल क्या है उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। दरअसल आज इस वीडियो में पहला सवाल यह कि उपचुनाव से पहले बीजेपी में जो बगावती सुर उठ रहे थे, क्या वो बगावती सुर जो है वो शांत करा लिए गए हैं। दरअसल कई सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो हैं, दावेदार, उनके नाम फाइनल कर दिए और लिस्ट जारी कर दी कि एक सीट है 84 की जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को भी फाइनल नहीं किया है। लेकिन इन 6 सीटों में जिस पर टिकटों का ऐलान हो चुका है, कई ऐसी सीट हैं इनमें भी जहां पर बगावत के सुर उठे थे। उसको लेकर बड़ी जद्दोजहद, मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ी और इस मशक्कत के बाद क्या ये बगावती सुर पूरी तरीके से शांत हो गए, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, 4 सीटों पर टिकट कटने की नाराजगी आखिर कैसे दूर हुई है। जो 4 सीटें थी उस पर बीजेपी के लिए मुसीबत अपने ही कई नेता बन गए थे। नाराजगी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि इस उपचुनाव में बीजेपी के नैया अपने ही नेता डुबा देंगे। लेकिन क्या इन नेताओं की नाराजगी दूर कर ली गई और की गई तो कैसे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस कहां उलझी हुई है। दरअसल आप देखिए, बीजेपी 2 दिन पहले ही अपने टिकटों का ऐलान कर चुकी है। 6 सीटों पर दावेदारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, 1 सीट पर बाकी है। लेकिन कांग्रेस अभी उलझी हुई है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। 25 तारीख को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज 23 तारीख हो चुकी है। अब लगभग 1 या 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस में नाम फाइनल नहीं हो पा रहे। तो आखिर कांग्रेस फंसी है तो कहां? क्यों कांग्रेस पार्टी, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि उसके लिए ये उपचुनाव जीतना काफी आसान होगा, क्योंकि इन 7 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के ही खाते की हैं, इसलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर टिकटों पर इतना कंफ्यूजन क्यों? टिकटों पर शंका। चौथा सवाल ये, टिकटों पर शंका, कांग्रेस को क्या बगावत की आशंका? बीजेपी जिस तूफान से टिकट वितरण के बाद इन उपचुनाव के लिए लड़ रही थी, क्या उसी तरह के तूफान की चिंता कांग्रेस के माथे पर भी दिखाई दे रही क्या? और इसी वजह से क्या कांग्रेस टिकट का ऐलान या प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रही? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो देखिए किस तरीके से उपचुनावों में टिकटों के ऐलान के साथ ही बीजेपी अपने ही नेताओं की नाराजगी में एक तरीके से कहें तो उलझ कर रह गई थी। 4 सीटें, झुंझुनू, रामगढ़, देवली उनियारा, सलुंबर, ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी नेता टिकट कटने से नाराज थे। बीजेपी के भीतर इनफाइट चल रही थी। कईयों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया था। कोई अपनी ही पार्टी की बैठक में फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे थे। इस तरह के सिचुएशन को किस तरीके से बीजेपी ने कंट्रोल किया या कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो आपको बताते। दरअसल बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो खुद एक्टिव हुए, बातचीत हुई, ऐसे नेताओं को अप्रोच किया गया। अप्रोच नाराजगी के बीच करना किसी भी नेता को बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान मनव्वल का दौर चलता है, लेकिन वो मान मनव्वल हो तो कैसे हो, क्योंकि उपचुनाव में
या यूं कहें कि किसी भी चुनाव में जब किसी दावेदार का टिकट कटता है तो उसको मनाने के लिए कुछ एक फैक्टर ही महत्वपूर्ण रहते हैं कि उसे आने वाले समय के लिए संभावित जो उसके लिए मौके हैं उनके लिए आश्वस्त किया जाए, उन्हें भरोसा दिया जाए कि आप अपने कदम पीछे खींच लीजिए, पार्टी सरकार आपके कामों का भी ध्यान रखेगी। इस तरह के जो है कुल मिलाकर दो चार बातें कही जाती हैं, आश्वस्त उन्हें किया जाता है और फिर भरोसे में लेने की कोशिश होती है। और इस काम को कहीं ना कहीं उन नेताओं और उन लोगों के जरिए सरकार में जब कोई पार्टी होती है तो कराने की कोशिश की जाती है कि सरकार के स्तर पर नाराज नेताओं की मान मनव्वल की जाए, ताकि उन आश्वासनों पर नाराज नेताओं को भरोसा हो सके। पूरा जो खाका है, खेल है नाराज नेताओं को मनाने का, बीजेपी ने कुछ इसी ढंग में रचा। दरअसल झुंझुनू में राजेंद्र भामू को टिकट दिए जाने से निशित कुमार यानी बबलू चौधरी, और उनका नाम बबलू चौधरी भी है, वो काफी नाराज थे। ताल ठोक रहे थे कि भाई इस बार उपचुनाव में निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब निशित कुमार को मनाने के लिए सुमित गोदारा मंत्री जो हैं और अविनाश गहलोत, इनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप जाइए, इनसे बातचीत कीजिए और इनको पार्टी के साथ चलने के लिए मना लीजिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मंत्री जब पहुंचे, बातचीत की, तो कुल मिलाकर जो नाराजगी काफी ज्यादा निशित कुमार के भीतर नजर आ रही थी उसको कंट्रोल कर लिया गया। और अब ऐसा लग रहा है कि झुंझुनू सीट पर बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी। और बीजेपी, देखिए झुंझुनू सीट ऐसी है, ब्रिजेंद्र ओला परिवार की पारिवारिक ये सीट मानी जाती है, कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। हालांकि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ब्रिजेंद्र कुमार ओला के सांसद बन जाने के बाद उनके बेटे अमित ओला को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि यहां पर भी कांग्रेस में हो सकता है थोड़ी बहुत खींचतान दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ पर निशित कुमार की नाराजगी को दूर करके पार्टी को मजबूत चुनावी तौर पर तैयार करने का काम बीजेपी ने अपने दो मंत्रियों के जरिए कर लिया। सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत ने यह काम कर दिया। देखिए मदन राठौर ने कह दिया कि हमारे बीजेपी के भीतर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, हम जो एकजुट हैं, दावा कर दिया है, क्योंकि इस पूरी नाराजगी को खत्म करने का जिम्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उठा रहे थे। और इसी क्रम में जो मैंने बताया कि इन नाराज नेताओं को किस तरह की बातें की जाए, मन मनव्वल में क्या कुछ प्रस्ताव इनके सामने रखे जाएं कि भाई आप पार्टी के साथ रहिए, सरकार में आपके जो कामकाज हैं वो नहीं रुकेंगे और आगे की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए भी आपके नाम को आगे रखा जाएगा। इस तरह के आश्वासन जो हैं नाराज नेताओं को दिए गए। झुंझुनू की बात, निशित जो चौधरी हैं, निशित कुमार, उनको मना लिया गया। रामगढ़ में जया आहूजा जो सुखवंत सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज चल रहे थे और यहां पर भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी, खुलकर विरोध कर रहे थे। यहां पर भी जवाहर सिंह बेडम जो मंत्री हैं और गौतम दत्त, इनकी ड्यूटी लगाई गई कि भाई आप जाइए और जय आहूजा से बातचीत कीजिए। जवाहर सिंह बेडम और गौतम दत्त ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौर के साथ मिलकर रामगढ़ सीट पर बीजेपी नेता जय आहूजा की नाराजगी को आखिर दूर कर लिया। मान मनव्वल के बाद कड़ी मशक्कत हुई, मान मनव्वल में भी, तो मान मनव्वल के बाद वो बीजेपी के साथ चलने के लिए उपचुनाव में जय आहूजा जो हैं वो राजी हो गए। इसी तरीके से देखिए जो विजय बैसला हैं और उनके समर्थक हैं, देवली उनियारा सीट के लिए टिकटार्थी थे विजय बैसला, दावेदारी भी पेश कर रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि देखिए विजय बैसला के साथ बड़ा धोखा कर दिया है बीजेपी ने। इस तरह से बातें करके और इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता ये चाह रहे हैं कि जो ये कसक है और टिकटार्थियों जो उपेक्षित रह गए टिकटों से, उनके मन में ये कसक चलती रहे और कहीं ना कहीं ये बगावत और ये जो कसक है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा जाए। कांग्रेस की ये कोशिश कांग्रेस नेताओं की हो रही है और ये स्वाभाविक है। इस तरह की कोशिश विरोधी दलों के नेता करते रहते हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस के लिए हो या कांग्रेस बीजेपी के लिए, राजनीति में बड़ा स्वाभाविक है। अब विजय बैसला
को मनाने के लिए मंत्री हीरालाल नागर को भेजा गया। हीरालाल नागर की ड्यूटी लगाई गई क्योंकि लगातार कांग्रेस की बयानबाजी, कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी विजय बैंसला को टिकट न दिए जाने को लेकर चल रही थी। काफ़ी प्रोवोकिंग जो है बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे थे और इसका असर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था विजय बैंसला के समर्थकों के बीच। सड़कों पर आकर वो विजय बैंसला के समर्थक पूरा विरोध जो है वो जताते नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विजय बैंसला भी इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई झटका दे सकते हैं किसी तरीके से। उनकी नाराजगी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन बखूबी हीरालाल नागर ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ के साथ मिलकर बखूबी विजय बैंसला और उनके समर्थकों की नाराजगी को दूर कर लिया। अब बात आई सलुम्बर सीट की। अब देखिए, सलुम्बर सीट पर बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है। यहां पर एक सिंपैथी फैक्टर भी है, लेकिन नरेंद्र मीणा इस सीट पर जाहिर तौर पर एक्टिव नेता वो रहे हैं और ज़मीन पर काम किया है। काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से सलुम्बर में उनकी राजनीतिक सक्रियता है। ज़मीन से जुड़े वो नेता बीजेपी के माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस बार अप्रोच में थे कि अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है तो शायद बीजेपी अपने ज़मीन से जुड़ाव रखने वाले नेता की तरफ देख सकती है। लेकिन बीजेपी ने फैसला किया कि अमृतलाल मीणा की जो पत्नी हैं शांता देवी मीणा, उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि अमूमन जब किसी विधायक सांसद का निधन होता है तो एक सहानुभूति फैक्टर जो है उस सीट पर होता है। राजनीतिक दलों की एक कोशिश होती है कि चुनाव में सहानुभूति फैक्टर को भुनाया जाए और इसी क्रम में शांता देवी मीणा को टिकट दिया गया। नरेंद्र मीणा इससे काफ़ी आहत नजर आए थे कि कैसे पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया। उनकी जो ज़मीन पर जुड़ाव था, पार्टी के लिए सक्रिय रही थी, पार्टी के ज़मीनी नेताओं में वो रहे हैं। ऐसे में वो फूट फूट कर रोते नजर आए, नाराज़गी दूर नहीं हो रही थी। इधर भी ऐसा लग रहा था कि बगावत करके निर्दलीय ताल जो है नरेंद्र मीणा ठोकते नजर आ जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से देखिए, श्रीचंद कृपलानी और उदयलाल डांगी को भेजा गया। दोनों मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, जो विधायक हैं बीजेपी के, श्रीचंद कृपलानी और उदयलाल डांगी, उनको भेजा गया मान मनव्वल के लिए। मुलाकात की श्रीचंद कृपलानी ने, उदयलाल डांगी ने बातचीत की, नरेंद्र मीणा को बनाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा बाजी पलट सकती है, क्योंकि जिस तरीके से झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा में सक्सेस मान मनव्वल में मिली, उस तरह की स्थिति सलुम्बर पर नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे में जयपुर फ़ोन लगाया श्रीचंद कृपलानी ने और बातचीत की। तुरंत एक जेट भेजा गया, चार्टेड प्लेन से नरेंद्र मीणा को बुलाया गया जयपुर। बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। श्रीचंद कृपलानी और उदयलाल डांगी जो हैं नरेंद्र मीणा को साथ में चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर जयपुर लेकर आए और फिर वो मान मनव्वल का सिलसिला एक लेवल ऊपर भी गया। मुख्यमंत्री ने आश्वान्वित किया, तमाम भरोसे दिए, पार्टी के साथ चलने की बात कही और आगामी समय में आगामी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए उनके नाम को आगे करने की बात भी कही और ये भी कहा कि सरकार में आपके कामकाज को नहीं रोका जाएगा। इस तरह के आश्वासनों के बाद आखिरकार सलुम्बर सीट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हुई है अपने नेताओं के जो नाराज़गी थी, जो टिकट कटने से नाराज़ थे, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए। खैर, अब ये नाराज़गी क्या वाकई दूर हुई है या फिर इनफाइटिंग जो है पर्दे के पीछे अभी भी चल रही है? इस सवाल का जवाब उपचुनाव के नतीजों के बाद मिल पाएगा कि कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है और किस तरीके से, किस पैटर्न पर वोटिंग हुई है, किस नेता ने किस तरह की भूमिका किस इलाके में निभाई है। वो तमाम चीज़ें जो हैं उपचुनाव के नतीजे के जब इंसाइट्स आएंगे उसके बाद। लेकिन अभी ऊपरी तौर पर ये लग रहा है कि बीजेपी अपने नाराज़ नेताओं को मनाने में जो है वो कामयाब हो गई है। लेकिन कांग्रेस उलझी हुई है। 25 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 25 अक्टूबर को, यानी 2 दिन बाद नामांकन की वो आखिरी डेट है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि किसको टिकट देकर मैदान में उतारना है, किसको टिकट देकर मैदान में नहीं उतारना। कांग्रेस के नेताओं को बीएपी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं,
दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस के भीतर सेंध लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको टिकट देकर मैदान में उतारना है, जबकि 4 सीटें बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की कब्जे वाली सीटें मानी जाती हैं, कांग्रेस की गढ़ वाली सीटें मानी जाती हैं। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस कंफ्यूजन में है और ये कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने टिकटों के पत्ते खोले तो उसी में उलझकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। मसलन दौसा में जिस तरीके से जगमोहन मीणा को टिकट बीजेपी ने दे दिया, किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा इस बार पूरी ताकत इस सीट को जिताने में इस बार लगा देंगे तो मुश्किल दौसा पर भी कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई कि भाई अब एक बड़ा नेता चाहिए दौसा में कांग्रेस पार्टी को वो चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कई दावेदार जो हैं वो नजर आ रहे थे। अब देखिए उलझी कहाँ पर हुई है। सलूम्बर सीट की बात की जाए तो सलूम्बर सीट पर भी कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक सिंपैथी फैक्टर बीजेपी के फेवर में जा सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़े नेता की दावेदारी कांग्रेस से हो तो फिर कहीं कांग्रेस के लिए एक उम्मीद सलूम्बर सीट पर मानी जा सकती है। यहाँ पर पूर्व सांसद जो हैं रघुवीर मीणा, उनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है, साथ ही साथ रेशम मीणा, उनके नाम की चर्चा भी इस सीट पर चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि किसका टिकट फाइनल किया जाए। 84 से बात की जाए तो विवेक कुमार कटारा, जो राजकुमार रौत, बीएपी के राजकुमार रौत का गढ़ माना जाता है, बीएपी की सीट मानी जाती है, इस सीट पर कांग्रेस पार्टी में विवेक कुमार कटारा, महेश रोत, पोपट कोकरिया बीएपी के नेता हैं, लेकिन वो नाराज हैं, उनको बीएपी में टिकट नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं, अंदर खाने खबरें हैं कि बीएपी से अलग होकर हो सकता है कांग्रेस से वो चुनाव लड़ ले। तो इस तरह की उलझने कांग्रेस के पास हैं, क्योंकि ना ही आरएलपी से गठबंधन हो पा रहा है ना बीएपी से, और ये अंदरूनी इनफाइटिंग कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और जो उनके सहयोगी लोकसभा में रहे हैं, लोकसभा चुनाव में, उनके भीतर भी जो इनफाइट चल रही है उसके चलते कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है। देवली उनियारा का देखिए, नरेश मीणा आज पहुंच गए हैं अपना लाव लश्कर लेकर, वहां पर सभा कर रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं। लोकसभा में तो दौसा लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन अब देवली उनियारा सीट पर दावा उपचुनाव में ठोका है। लेकिन यहाँ पर कस्तूरी मीणा है जो उनकी राह में रोड़ा बनी है और कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर दावेदारों की जो बहुतायत है वो एक मुश्किल का कारण बन गई है। अब 2 दिन का समय है, क्योंकि जब मैं ये इनसाइड स्टोरी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है देर शाम और रात को कांग्रेस पार्टी आज दावेदारों का, प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर बगावत का शोर भी क्या सुनाई देगा? इस सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना सवाल, अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।